हॅलो एव्हरीवन. आज बीएलच्या लेक्चर मध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आज आपण सेकंड चॅप्टर स्टार्ट करतोय ऍज पर आवर सिलेबस. त्यामध्ये सेकंड चॅप्टर मध्ये आपण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स त्याबद्दल थोडीशी माहिती घेणार आहोत. आणि मला वाटतं की ह्या चॅप्टर मध्ये जे काही मटेरियल आपण स्टडी करतोय, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे रिटर्न प्रॉमिसेस, रिटर्न डॉक्युमेंट्स जे आहेत, तर त्याबद्दल आपल्याला थोडंसं स्टडी करायचं आहे. कारण लॉ मध्ये ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत, लॉ मध्ये जसं तुम्हाला सुरुवातीला काही गोष्टी इथिकल मॅनर्स शिकवले की कन्सिडरेशन किंवा फ्री कन्सेंट किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्टडी करताना काय केलं की दोन पार्टीज ज्या असतात त्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट होतं, तर त्या पार्टीजने कशा पद्धतीने त्यांचं बिहेव असलं पाहिजे, त्यांनी कुठले लिगल रूल्स फॉलो केले पाहिजे, तर ह्या पद्धतीने आपण सगळा स्टडी कव्हर केलेला आहे. आणि आय थिंक तुम्ही फर्स्ट युनिटच्या नोट्स कंप्लीट केलेल्या असतील. त्यामुळे आपण सेकंड चॅप्टर कडे जातो. आता निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण जो स्टडी करणार आहोत त्यामध्ये सुरुवातीला आपण काही कॅरेक्टरिस्टिक, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय, त्याचं मिनिंग काय आहे किंवा त्यामध्ये कुठले इसेन्शियल्स आपल्याला नेसेसरी आहेत की जे माहिती असले पाहिजे, की हे इन्स्ट्रुमेंट कशा पद्धतीने आपण वापरणार आहोत, कसं यूज केलं जातं. सपोज तुम्ही बिझनेस मध्ये काम करताय किंवा जनरली तुम्हाला व्यवहारामध्ये प्रॅक्टिकली ज्या गोष्टी नेसेसरी असतात, तर त्यावेळी कुठलंही डॉक्युमेंट रेडी करताना तुम्हाला रिटर्न डॉक्युमेंट जेव्हा असतं तेव्हा ते कसं रेडी करायचं, त्यासाठी कुठले रूल्स आहेत, कुठलं प्रॉमिस तुम्ही कशा पद्धतीने देऊ शकता, तर ह्या गोष्टींचा आपल्याला इथे स्टडी करायचंय. सो लेट्स सी फर्स्ट. The negotiable instrument means the term negotiable means transferable. ट्रान्सफरेबल आहे म्हणजेच ते वन पार्टी कडून किंवा वन पर्सन कडून अनदर पर्सन कडे आपण काय करू शकतो, ट्रान्सफर करू शकतो. अँड द वर्ड डॉक्युमेंट मीन्स इन रायटिंग. नक्की इथे काय ट्रान्सफर होणार आहे, तर इथे काहीतरी रिटर्न डॉक्युमेंट असेल ते ट्रान्सफर केलं जाईल. ओके ना. मग त्यामध्ये एखादी नोट असू शकते, जसं आपण प्रॉमिसरी नोट शिकणार आहोत, बिल ऑफ एक्सचेंज शिकणार आहोत, ते कसं ट्रान्सफर करायचंय, मग त्यासाठी काय केलं पाहिजे. देअरफॉर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट मीन्स अ रिटर्न प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे मनी which may be transferred from one person to another. जेव्हा अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाते वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट जब ट्रांसफर किया जाता है तो ऐसे ही ट्रांसफर किया जाता है नहीं ना, कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ मार्केटर हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न प्रॉमिस अगर हम देते हैं तो उसके लिए क्या नेसेसरी है कि ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होगा कि मनी जो भी एज पर ऑर्डर क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा. वन पार्टी सेकेंड पार्टी से जो भी ऑर्डर करेगी मनी, वो मनी किस तरह से रिटर्न आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा और वो ट्रांसफर किया जाएगा. इज दैट क्लियर? इथे समजलं तुम्हाला नक्की निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे काय आहे. ओके. सो द ऍक्ट डज नॉट स्पेसिफिकली डिफाइन व्हाट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. In fact, under section 13 merely states what are the negotiable instruments. So let's see the definition. Under section 13, a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. बियरर के थ्रू भी वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है. जो भी आपको तो पता है चेक क्या है. चेक को तो आपने बहुत बार यूज भी किया होगा. बहुत सारे बच्चे जो है, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो तो ऑब्वियसली बहुत सारे काम घर के भी आप लोग करते हो, तो चेक आपने देखा होगा. फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ जो भी आपको चेक कैसा रहता है, प्रॉमिसरी नोट किस तरह से बनाई जाती है, वो तो हम आगे देखने वाले. फर्स्टली हम ये देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं. जो भी ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है या रिटर्न प्रॉमिस दिया जाता है, तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना बहुत जरूरी है. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स व्हाट. जैसे कि हम इंडिविजुअल पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के बाद हम ओवरऑल उस कैरेक्टर के बारे में या उस पर्सन के बारे में कुछ न कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये पर्सनैलिटी किस तरह की है. इज दैट क्लियर ना. तो हमें बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसमें क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी जो है उसका हम स्टडी करते हैं. ओके. सो लेट्स सी फर्स्ट द डायग्राम. Essential of a negotiable instrument: writing, money, unconditional promise, freely transferable, property, presumptions, and essential of contract. So first one is writing. All negotiable instruments must be in writing and signed in accordance with the rule of instrument.
कोई भी आपको अगर एक कागज नोट देता है हाथ में और बोलता है कि ये लो मेरी तरफ से आपके लिए 1 लाख रुपीज, तो आप मान जाओगे? कैसे मिलेंगे 1 लाख रुपीज? रिटर्न में तो है, उस पर कुछ साइन नहीं है, कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए है, तो किस तरह से आपको बैंक भी नहीं देगी? चेक अगर ब्लैंक चेक लेके गए तो भी नहीं आपको चेक में से पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे नेसेसरी थिंग क्या है, जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप बना रहे हो वो रिटर्न में होना जरूरी है, विथ प्लस उसमें क्या होगा, साइन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसमें साइन सिंबल कुछ ना कुछ होता है, जैसे स्टैम्प किया जाता है। हम लोग देखते हैं अगर आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, आपका कॉलेज का डॉक्यूमेंट है, तो उस पे कॉलेज का क्या रहता है, स्टैम्प रहता है, उसके ऊपर आपके प्रिंसिपल की साइन रहती है। उस तरह से उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो भी है वो रिटर्न में भी होना चाहिए और साइन भी होनी चाहिए। जो भी ऑथोराइज पर्सनालिटी है उसकी साइन वहां पे होना बहुत जरूरी है, तब जाके उसकी एक वैल्यू बनती है और वो लीगल हो जाता है। ओके ना, म्हणजे कायदेशीर जे आहे ते आपण कसं म्हणू शकतो, एखादा कुठलाही कागद कोणीही काही कोणाला ट्रान्सफर केला आणि सांगितलं की हे तुझ्या नावे एवढी प्रॉपर्टी केली, चालेल का? नाही चालणार आहे। सो इथे तो रिटर्न मध्ये रायटिंग मध्ये असणं गरजेचं आहे, प्लस साइन असणं गरजेचं आहे। सेकंड थिंग इज दॅट पेएबल बाय मनी। ऑल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर पेएबल बाय मनी। रिटर्न प्रॉमिस बहुत बार किस तरह से दिया जाता है कि यहाँ पे मनी ट्रांसफर हो रहा है इस चीज के थ्रू। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज आती है, प्रॉमिसरी नोट इसमें आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, चेक आता है, तो ऑब्वियसली इसमें मनी का ट्रांसफर किया जाएगा। वो हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले प्रॉमिसरी नोट, डोंट बी अफ्रेड। कारण की इथे बऱ्याच लोकांना असं वाटेल मॅडम प्रॉमिसरी नोट आम्ही कधी पाहिलेलीच नाहीये, पण आपण ती बघणार आहोत। ओके, सो it is payable by money and the legal tender. Further, the money stated in the instrument must be a specific or certain. यहाँ पे जैसे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉमिस देते वक्त कि वो जो भी प्रॉमिस है वो स्पेसिफिक नहीं रहता, सर्टन नहीं रहता। सर्टनटी उसमें होना बहुत जरूरी है। सर्टनटी मतलब क्या है कि मैं कोई एक चीज अगर आपको ट्रांसफर कर रही हूँ तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना, एक डेट का होना, और एक जिसे बोलते हैं ना कि हम लोग कितने देर तक वेट कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टाइम पीरियड देना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम मिनिमम नहीं, यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने बताया कि दैट इज टू बी सर्टन, म्हणजे इथे स्पेसिफिक किंवा सर्टन अशी डेट मेन्शन केलेली असेल बघा। चेकवर सुद्धा बऱ्याचदा डेट आपण म्हणतो की डेट एक्सपायर झाली तो चेक तुमचा आउटडेटेड झालेला आहे, तो इथे चालणार नाही, कारण त्यावर मेन्शन केलेली डेट कशी असेल, स्पेसिफिक असेल, बरोबर। त्यानंतर थर्ड थिंग सांगितली की ते जे काही निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये थर्ड पॉइंट आहे अनकंडिशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। इफ द इन्स्ट्रुमेंट इज प्रॉमिसरी नोट, it must contain an unconditional promise to pay. If the instrument is a bill or check, it must be an unconditional order to pay money. जैसे हम लोग देखते हैं ना बिना शर्त, जैसे कि कोई भी चीज अगर हम मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं है। एज पर आवर डिमांड हम लोग क्या करते हैं कि वो मनी ट्रांसफर किया जाता है। नहीं तो हम लोग कैसे, शर्त कैसी रखी जाती है कि अगर तू मुझे पेंसिल देगा तो ही मैं आपको पेन दूंगी। ये क्या हुआ, कंडीशनल हुआ, यहाँ पे आपने कंडीशन रखी है। लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिसेस के थ्रू क्या किया जाएगा, ये मनी ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पे कोई भी शर्त नहीं रखी जाएगी। इज दैट क्लियर? सो फोर्थ पॉइंट इज फ्री ट्रांसफरेबल। The negotiable instrument is transferable from one person to another by delivery or by endorsement and delivery, and the instrument can be transferred till the final settlement of the payment. आपकी फाइनल सेटलमेंट क्या है, तब तक आप लोग क्या करोगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा, वो भी फ्रीली ट्रांसफर किया जाएगा, इसके लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? प्रॉपर्टी मीन्स द पर्सन in possession of the instrument is having the property rights over it and is entitled to the amount, and any person who takes it for value and in good faith is called a holder in due course. यहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है तो प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी है, वो ओनली डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि उसके थ्रू एक मनी आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसपे आपका पोजेशन रहेगा। जो भी पर्सन के हाथ में वो डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी राइट्स उसके हाथ में रहते हैं। सो यहाँ पे कोई अगर उसकी एक वैल्यू रहती है, यहाँ पे उन्होंने वो भी मेंशन किया है, एनी पर्सन हु टेक्स इट फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर किसी बियरर के थ्रू या पे के थ्रू आप लोग वो ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल है,
कोई अदर पार्टी, थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, दो पार्टीज के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए मनी ट्रांसफर कर रही है, इट विल बी फ्रीली ट्रान्सफरेबल एट दैट टाइम. पे जो आहे पे काय करेल, तुमचा तो मनी ट्रान्सफर करण्यासाठी यूज केला जाईल. मग प्रॉपर्टी राइट्स कसे तुम्हाला मिळतात, कारण ती एक प्रॉपर्टी आहे, तो फक्त एक पेज नाही किंवा नोट नाही. लक्षात येत आहे, कारण त्यामध्ये जी अमाउंट आहे ती काय असते, प्रॉपर्टी असते. लक्षात आलं. सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिझम्पशन्स. प्रिझम्पशन्स म्हणजे काय असतं, प्रिझम्पशन में आता है कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टंट पार्ट इन negotiable instrument. Unless contrary is proved, there are presumptions in every negotiable instrument with regard to consideration, date, signature holder, in due course, etc. These presumptions are called special rules of evidence. अभी वो इंस्ट्रूमेंट लीगल है ऐसा हम कब बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या है, विथ रिगार्ड टू कंसिडरेशन मतलब क्या है कि दो पार्टी जिस तरह से उनका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जिस तरह से वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं मनी को, तो यहाँ पे कंसिडरेशन का होना तो बहुत जरूरी है. वन पार्टी अदर पार्टी से कितना एक्सपेक्ट करती है, उसके ऑर्डर कितने की है, मनी कितना ट्रांसफर करना है, यहाँ पे कंसिडरेशन हुआ. अगर मैंने मेरा कितना मटेरियल सामने वाले को सेल किया है, अगर मैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, मेरा रॉ मटेरियल का बिजनेस है और मैंने अदर पार्टी को वो सेल कर दिया, तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है कि एज पर मार्केट प्राइस मुझे उसकी जो भी प्राइस है मुझे रिटर्न में मिलना जरूरी है. इज दैट क्लियर ना, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन. एंड डेट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आपने एक सर्टेन स्पेसिफिक क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है जिसके अंदर आपको वो मनी ट्रांसफर किया जाएगा, उसके अंदर एक सिग्नेचर भी होगी. जो भी ड्रॉवर ड्रॉवी हम सीखने वाले कि जो भी आज पर ऑर्डर आप निकाल रहे हो, मनी ट्रांसफर कर रहे हो, चेक के थ्रू है या प्रॉमिसरी नोट के थ्रू है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि सिग्नेचर होल्डर इन ड्यू कोर्स, दैट मींस ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे होना बहुत जरूरी है. तब जाके क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ट्रांसफर कर सकते हैं. और ये जो है वो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रूल्स ऑफ एविडेंस. एविडेंस क्या है, अगर उसके अंदर आपके साइन है, ऑथराइज्ड पर्सन के साइन है, तो वो एक क्या है आपका एविडेंस है. एविडेंस ज्याला म्हणतात ना पुरावा, की कोणाच्या समोर ती साइन झालेली आहे, कोणाच्या थ्रू ते पेमेंट केलं जाणार आहे, ह्याचा पुरावा तुम्हाला त्या डॉक्युमेंटवर, रिटर्न प्रॉमिसवर असेल तर ते काय असतं, ऑथराइज्ड डॉक्युमेंट असतं किंवा ते लीगल असू शकतं. अदरवाइज कोणी, मी जसं सुरुवातीला सांगितलं, कोणी तुमच्याकडे काही घेऊन आला आणि सांगितलं की हे तुमच्यासाठी आहे किंवा ही प्रॉपर्टी तुमची आहे, हे मनी तुम्ही घेऊ शकता, पण ते कसं काय, किती लीगल आहेत, काय कन्सिडरेशन काय होते, कशा पद्धतीने डॉक्युमेंट तयार केलं, या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत त्यामध्ये. ओके ना. सो 7th पॉइंट इज इसेन्शियल्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. लेट्स सी. इसेन्शियल्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये काय सांगितलंय, आज निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स इन्वॉल्व एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रॅक्ट. इसेन्शियल्स लाइक कॅपॅसिटी, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट मस्ट बी देअर. जसं मी तुम्हाला चॅप्टर सुरू होण्याच्या वेळेस सांगितलंय की इसेन्शियल्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट हा जो पार्ट आहे, आपण सुरुवातीला जो स्टडी केला, अगदी सगळ्यात पहिला पॉइंट होता आपला फर्स्ट चॅप्टरचा, की जेव्हा दोन पार्टीज कॉन्ट्रॅक्ट करतात, मग त्यामध्ये निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स इन्वॉल्व असणार आहे, कारण त्या दोन पार्टीज मध्ये जे काही ट्रान्सफर केलं जाईल किंवा त्यांच्यामध्ये जी काही देवाणघेवाण होईल, वो लोग जो भी कुछ बिजनेस करेंगे, बिजनेस रिलेटेड उनके एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए कुछ चीज दी जाएगी, एट दैट टाइम यू हैव टू नेसेसरी दैट कैपेसिटी, यू हैव टू मस्ट मेंटेन दैट कैपेसिटी. आता इथे तुम्हाला कैपेसिटी लक्षात घ्यायची आहे, दो पार्टीज लायबल है या नहीं है. कंसिडर क्या किया जाएगा, कंसिडरेशन ये है कि मैं इतना अगर मेरा गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ उस पार्टी के लिए, या मेरा कोई एक प्रोडक्ट मैं सेल करती हूँ, मेरी कार है मैं सेल करती हूँ, तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन है कि उसकी प्राइस मुझे रिटर्न में मिलेगी. फ्री कंसेंट क्या है कि दोनों पार्टीज का राजी होना बहुत जरूरी है, हमें जबरदस्ती नहीं करनी, कोर्शन को अवॉइड करना है. इज दैट क्लियर? इट इज नेसेसरी this negotiable instrument also. So lawful object must be there. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सही होना जरूरी है, यानी कि यहाँ पे इथिकल होना जरूरी है.
नहीं तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो भी आपका लीगल नहीं होगा डॉक्यूमेंट। मतलब क्या है कि मैंने किसी एक को मारने की सुपारी दे दी, मैंने क्या कर दिया, रिटर्न प्रॉमिस दिया कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो मैं इतना मनी आपको दे रहा हूँ, आप ये काम करो। ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, इसके अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसके अंदर तो बहुत सारे क्राइसिस होंगे इसकी वजह से, तो दैट इज नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? 7 पॉइंट्स तो का होना तो बहुत जरूरी रहता है, 7 पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिए। तो आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस पर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट promissory note. See here, first we have to see the definition of promissory note. ये promissory note exactly क्या है? बहुत बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना होगा। अगर आपका 12th में हुआ है कुछ इसके रिलेटेड तो शायद आपको पता होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 4 which reads as a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। जैसे हमने देखा ना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कौन से रिटर्न प्रॉमिसेस किस तरह से दिए जाते हैं, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर क्या है, इट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर। जो भी मेकर है, जो बनाने वाला है, वो क्या करेगा, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब एक फिक्स अमाउंट है जो बिना शर्त आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। आपकी साइन का उस डॉक्यूमेंट पे होना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, सो और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपका सर्टेन पर्सन मतलब जो सामने वाली पार्टी है, जिस उसकी जितनी ऑर्डर है उस तरह से आप मनी की अमाउंट फिक्स करके उस पे साइन करके वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड द promissory note. Is that clear? Okay, so now let's see the essentials of valid promissory note. Okay, valid invalid क्या है ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया सिखाया, फिर भी मैं और एक बार रिपीट अगेन करती हूँ कि ये जो वैलिड डॉक्यूमेंट रहता है वो लीगल रहता है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट जो रहता है उसमें अननेसेसरी थिंग्स रहते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। सो लेट अस सी द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। सो प्रॉमिसरी नोट में क्या आता है, इन राइटिंग parties express promise to pay, definite and unconditional promise, promise to pay money only, promise to pay certain sum, parties certain, signed by the maker, bear stamp, formalities, intention and delivery, and requisites of contract। necessary things कौन से contract के, तो हम one by one मैक्सिमम आपके 7 पॉइंट्स यहाँ पे आना जरूरी है, लेकिन बाकी के भी पॉइंट्स आपको नॉलेज के लिए होना बहुत जरूरी है। सो हम लोग पूरे के पूरे पॉइंट स्टडी करेंगे। आपने अगर पेपर में 7 पॉइंट्स भी लिखे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर ना? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज इन राइटिंग। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी इन राइटिंग। बहुत बार हम ओरल प्रॉमिसेस देने में बहुत कामयाब हो जाते, बहुत बार ऐसे ही बोलते कि मेरा तो सब कुछ तुम्हारा है। एग्जैक्टली क्या है उसने मेंशन नहीं किया, मेरा तो सब कुछ तुम्हारा, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर मेरा क्या तुम्हारा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि जो भी प्रॉमिस दिया जाएगा, जो भी रिटर्न में लिखा जाएगा, उसमें सर्टेन थिंग्स का होना बहुत जरूरी है। सो प्रॉमिसरी नोट किस तरह से दी जाएगी, ओरली नहीं दी जाएगी। प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस ओरली नहीं दिया जाएगा यहाँ पे, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ओके, सो सेकेंड थिंग इज पार्टीज। यहाँ पे अभी प्रॉमिसरी नोट लिखनी है या कोई भी चीज इसके थ्रू ट्रांसफर करनी, मनी ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे 2 पार्टीज का तो होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। जैसे हमने ए और बी पार्टीज को बहुत बार स्टडी कर लिया। तो द पर्सन प्रॉमिसिंग टू पे इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो पर्सन प्रॉमिस करता है पे करने का, प्रॉमिस मनी
मनी जो पे करने वाला है, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसर और द मेकर। ये बहुत बार ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी इसके अंदर डिफरेंस आता है बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में, क्या डिफरेंस है, तो उसमें प्रॉमिसर और मेकर कौन है, हु हैज टू पे द मनी, that is called promiser or maker of the instrument, and while the person in whose favor the promise is called the promisee. whose favor the person, that means another party, जिसके फेवर में आप ये इंस्ट्रूमेंट, ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जिसके लिए बनाया जा रहा है, that is called a promisee. Is that clear here? Okay, next point is that express promise to pay. How to express your promise? बहुत बार हम लोग जैसे इन जनरल लाइफ में तो क्या करते हैं कि एक तरीका रहता है, किसी को अगर मुझे इम्प्रेस करना है, किसी को प्रपोज करना है, तो प्रपोज करने के तो बहुत सारे मेथड से आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। प्रॉमिसेस किस तरह से दिए जाते हैं, कोई रोज देके करेगा, कोई और कोई चीज देके करेगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है, उसके अंदर अगर मुझे प्रॉमिस देना है, एक्सप्रेस करना है वो प्रॉमिस, तो किस तरह से राइटिंग किया जाएगा, ये रिटर्न में होगा, ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टडी किया है। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट the promissory note must contain an express promise to pay. A mere implied promise to pay is not sufficient. So also an acknowledgement of a debtor is not a promissory note. That means however wordings used to express the promise are not material, wordings must convey a promise to pay. यहाँ पे उन्होंने जानबूझ के एक चीज आपको मेंशन की है कि जो भी कुछ आप यूज करोगे, वर्ड्स यूज करोगे, तो प्रॉमिस के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं तो हम एक ही चीज को बहुत बार घुमा फिरा के लिखते हैं ना। अभी आपके जमाने में तो लेटर राइटिंग रहा ही नहीं। लेटर लिखते वक्त तो बहुत बार हम लोग लिखते थे कि मैं आपको बहुत आपकी बहुत याद आ रही है, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ये बहुत बार हो जाता था, रिपीटेशन अगेन अगेन अगेन, एक ही चीज, आपकी एक ही फीलिंग आप बहुत बार हर तरीके से मतलब एक्सप्रेस करते थे उस लेटर के अंदर। बट यहाँ पे मटेरियल का यूज करना नहीं है। ये जो प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट किस तरह से लिखी जाएगी, जैसे कि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि वो रिटर्न प्रॉमिस किस तरह से होगा। आई प्रॉमिस टू पे ₹1000 ऑन डिमांड। Is that clear? It is a valid promissory note. See here. Second sentence है, I acknowledge my debtor of ₹1000 to X and accept to pay on demand. मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या चीज बताई है कि मुझे ये acknowledge है, my debtor of ₹1000 to X. So that will be valid also. And third thing, that is not a promissory note. See, I owe you ₹100. मी तुझं देना आहे ₹100, बट मैंने यहाँ तो कोई प्रॉमिस नहीं दिया कि मुझे देना, मैं इतनी डेट को दूंगा या कोई भी मेंशन, सर्टन थिंग कोई भी मेंशन नहीं किया। ओनली आपने क्या किया है, प्रॉमिस है क्या ये सेंटेंस जो है, आई ओ यू ₹100. मी तुझं देणं लागतो, हे मला फक्त माहिती आहे, मला तुला ₹100 द्यायचे आहेत, पण मी इथे काही प्रॉमिस केलंय का ते मी तुम्हाला कधी देणार आहे, काय डेट आहे, काही नाही. That is not valid promissory note. Okay. Next thing is I acknowledge receipt of ₹100. आता इथे तुम्हाला काय केलंय की तुम्ही हे कबूल केलंय, you have to accept that ₹100 आपको क्या करने हैं, रिसीव करने हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं है। यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है एग्जैक्टली ऑन डिमांड, आप क्या कर रहे हो, ये पे कर रहे हो या आपको ये एक्नॉलेज है, तो इस तरह से प्रॉमिसरी नोट लिखी जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फोर्थ पॉइंट, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। जैसे प्रॉमिसरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी हमने सीखा ना कि that document is unconditional, not conditional, but that means when you have to write that promissory note, don't do don't
accept any things, don't consider any things to another party. That means that is conditions. म्हणजे आता इथे सपोज तुम्हाला काय करायचंय की काहीतरी मला त्याच्याकडून मिळेल आणि मग मी ते काय करणार आहे, प्रॉमिस करणार आहे की मी त्या बदल्यात तुम्हाला मनी ट्रान्सफर करेल. अशा पद्धतीचं हे प्रॉमिसरी नोट नसते. द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडिशनल. बिना शर्त आपण इथे काही गोष्टी काय करणार आहोत, ट्रान्सफर करणार. द प्रॉमिस टू पे must not be unconditional and the promise to pay should not depend upon a condition which may or may not happen. However, promissory note conditional on an event which is bound to happen is valid. So now let's see. For example, A promises to pay B ₹1000 on 1/1/2016. यहाँ पे certain date mention की है, certain amount है और दो parties यहाँ पे obviously है A और B. तो that is called valid instrument. Unconditional statement है, देखो यहाँ पे A promises to pay B. A promise कर रहा है B के लिए, कितने पे करेगा, 1000 on what date, 1/1/2016. Is that clear? Okay. A promises to pay, second example is A promises to pay B ₹10,000 after D's death. अभी D जो पार्टी है वो थर्ड पार्टी है. फिर डी पार्टी शायद क्या हो सकती है, उसके फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकता है, कोई भी हो सकती है. जैसे हम पार्टी मतलब फैमिली मैटर्स रहते हैं ना कि आपके फादर के जाने के बाद वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसके नाम पे आती है, उनके बेटे या लडकिया जिनके नाम, उनके जो म्हणजे ज्याला आपण वारस म्हणतो त्यांच्या नावावर येते. सेम इथे काय केलंय की एने प्रॉमिस केले बीला की जेव्हा डी ची डेथ होईल तेव्हा मी काय करेल, पे करेल ₹10,000. तो अभी यहाँ पे सर्टन थिंग कौन सी है, स्पेसिफिक थिंग कौन सी है कि डी का डेथ होना, तब जाके बी को 10,000 मिलेगा. किसके थ्रू, ए के थ्रू. आप बोलोगे मैडम तब तक मरने तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्टली मेंशन किया है कि किस हालात में आपको वो पे किया जाएगा मनी. इज दैट क्लियर? ओके. सो इट इज अनकंडीशनल. नेक्स्ट इज इनवैलिड. अभी इनवैलिड में स्टेटमेंट देखो कैसे दिया है. जो इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर उन्होंने बताया ए प्रॉमिसेस टू पे बी ₹1000 एज सून एज पॉसिबल. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जब भी कोई इलेक्शन वगैरह आता है तो जैसे बहुत बार आपको पॉलिटिशियंस बताते कि बहुत जल्द हम ये करेंगे, बहुत जल्द हम वो करेंगे, आपके लिए पानी की सुविधा होगी, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपके जो रोड है उसका स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ब्रिज बनाया जाएगा. तो एज सुन एज पॉसिबल मतलब क्या है, उसके लिए कोई सर्टन उन्होंने डेट तो नहीं मेंशन की, कोई टाइम पीरियड तो नहीं दिया. सो इट इज अ इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट. इज दैट क्लियर ना? तो ये जो प्रॉमिस है ये कैसा है, वेटिंग वाला है. ये प्रॉमिसरी नोट नहीं हो सकती, रिटर्न में भी आपने दिया तो भी ये इनवैलिड इंस्ट्रूमेंट है. इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज मस्ट कंटेन प्रॉमिस टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. अभी यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भी चीज ट्रांसफर की जाएगी उसमें के अंदर मनी होगा. प्रॉमिसरी नोट जो बनाई जाती है ना, तो मस्ट कंटेन प्रॉमिस टू पे इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली. ये जो भी स्टेटमेंट बनाया जाएगा वो मनी रिलेटेड होगा. यहाँ पे अगर कोई अदर थिंग्स, अदर गुड्स आप मेंशन कर रहे हो स्टेटमेंट के अंदर, दैट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट. सो दस वी हैव टू सी द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मनी ओनली. And if the instrument contains a promise to pay something other than money or something in addition to money, something other than money मतलब यहाँ पे मनी के अलावा कोई और एक चीज या something in addition to money, मनी के साथ कोई और एक चीज. Okay, so it will not be a valid promissory note. So let's see one example. I promise to pay A ₹2,000 and 2 bags of rice, not a promissory note. यहाँ पे मनी के अलावा other than money, what thing is there? 2 bags of rice. That is not a promissory note.
प्रॉमिसरी नोट के अंदर ये नहीं आता है. इट कंटेन्स मनी एंड मनी ओनली. इज दैट क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट 6 point, the sum payable to be certain. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, the amount payable must be specific. That means let's see one example. I promise to pay A. मैंने प्रॉमिस किया मतलब A के लिए ₹1000 and all other sum likely due to him invalid note. और भी उसको कुछ और भी चाहिए 1000 के अलावा भी अगर उसकी और कुछ डिमांड है तो मैं पे करूंगा. लेकिन यहाँ पे फिक्स अमाउंट नहीं हुई. उन्होंने ₹1000 के साथ कुछ और सम अदर सम लाइकली ड्यू टू हिम, इसके अलावा और भी अमाउंट उसको चाहिए, उसकी अगर एक्सेप्ट डिमांड है तो मैं पे करूंगा. लेकिन ये क्या हुआ, it's not contain only a certain amount. That's why it is not a valid promissory note, that is invalid note. Okay. So 7 point, parties certain. अभी जिस तरह से अमाउंट सर्टन होना जरूरी है उसके अंदर जो प्रॉमिस दिया जा रहा है, उस तरह से पार्टीज का भी सर्टन होना बहुत जरूरी है. प्रॉमिसरी नोट जब भी ट्रांसफर की जाएगी वन पर्सन के थ्रू अनदर पर्सन के लिए, सो द पर्सन मेकिंग द पेमेंट, लेट्स सी, एंड द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट, जो भी मेकर जो है और जो रिसीव करने वाला है वो पेमेंट, इट मस्ट बी आइडेंटिफिएबल. उनकी एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है. आइडेंटिटी मतलब कि वो सर्टन पर्सन होना जरूरी है. उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका, जैसे हम लोग देते हैं ना अभी एडमिशन के वक्त आधार कार्ड देते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो देते हैं, जो आइडेंटिटी के लिए आपके आइडेंटिटी को प्रूव करता है, उस तरह के डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं साथ में दे देते हैं एडमिशन के लिए कि इसी पर्सन का एडमिशन है. अभी ये बात अलग है कि मीटिंग में बहुत बार बाहर के बच्चे भी क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करते हैं मीटिंग को, तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये हमारे बच्चे नहीं है फर्स्ट ईयर बीएमएस के. क्यों आइडेंटिफाई होता है? क्योंकि हमारे पास तो आपके डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ है हमारे पास. ऐसा नहीं समझना है कि कभी भी कि कोई भी ज्वाइन कर लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा. सो दैट मस्ट बी इम्पोर्टेंट. पर्सन का या पार्टीज का सर्टन होना बहुत जरूरी है. द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इज द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द पर्सन whom द पेमेंट इज मेड इज कॉल्ड द पे. जिसके थ्रू आपको पेमेंट मिलता है. यहाँ पे दो पार्टीज तो है, लेकिन जब भी वो ट्रांसफर किया जाता है डॉक्यूमेंट, तो ऐसा नेसेसरी नहीं कि सेकेंड पार्टी खुद जाके ही हर बार वो क्या करेगी, रिसीव करेगी. तो आपको क्या करना है कि जो पेमेंट देने वाला है आपको, ए ने बी को क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया. ओके. तो ए तो पर्सनली नहीं जा रहा है, ए ने क्या कर दिया, थर्ड पार्टी का यूज किया. दैट पार्टी इज कॉल्ड एज पेई. सो हियर 3 पार्टीज रहते, बहुत बार रहते कि ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई. तो वो भी हम देखने वाले. ओके. सो मस्ट बी साइन दैट डॉक्यूमेंट. जैसे कि प्रॉमिसरी नोट हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो साइन होना जरूरी है. जैसे मैंने पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बताया, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द मेकर साइंस इट. अभी मैंने प्रॉमिस सही से बनाया, वैलिड नोट है मैडम, एकदम सही से स्टेटमेंट बनाया है जैसे आपने बताया था. लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट जो मेकर है उसकी उस पर साइन होना बहुत जरूरी है. अगर मैं किसी एक को 1000 या 10,000 का प्रॉमिस करती हूँ तो खुद मेरे साइन उस पर होना, मेकर का साइन होना बहुत जरूरी है. उसके अंदर an instrument written by the maker and also bears his name is invalid if his signature is absent. जब मेकर वो स्टेटमेंट बनाता है, वो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, अगर उसके अंदर वो सिग्नेचर नहीं करता है, वो सिग्नेचर इज एब्सेंट, मतलब सिग्नेचर, विदाउट सिग्नेचर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉमिसरी नोट आप बना रहे हो, तो वो लीगल नहीं है, वैलिड नहीं है. इज दैट क्लियर? ओके ना. मस्ट बी बियर द स्टैम्प. स्टैम्प का भी होना उतना ही जरूरी है. जिस तरह से साइन का इंपॉर्टेंस हमने देखा कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई आपका कॉलेज का भी डॉक्यूमेंट है, कॉलेज आपको सर्टिफिकेट देता है, मार्कशीट देता है, तो उसके अंदर एक स्टैम्प बनाया जाता है उस इंस्टीट्यूट का, जो कि एक एविडेंस रहता है, फिजिकल एविडेंस कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का है, वैलिड है. तो प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड.
stamped in accordance with the Indian Stamp Act 1899 and must also be properly cancelled. So ये जो एक्ट है, ये जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है वो कब बना, ये आपको अभी यहाँ पे सर्च हुआ 1899 के अंदर जो एक्ट बनाया उसके अंदर ये स्टैम्प का इम्पोर्टेंस प्रॉमिसरी नोट के अंदर होना बहुत जरूरी है, ये हमें समझ में आया। यहाँ पे अदर फॉर्मेलिटीज क्या है, फिर उसमें डेट होना, प्लेस होना, कंसिडरेशन का होना, दैट आर necessary in that promissory note and are usually found in promissory note. There are only formalities as an instrument will not become invalid if any of them are lacking. इसमें से कोई एक चीज अगर एब्सेंट है तो ये इनवैलिड नहीं हो जाता है। ये जनरल फॉर्मेलिटीज है, जनरल रूल्स है, इसकी वजह से इस फॉर्मेलिटीज का होना भी उसमें जरूरी है, लेकिन इसके एब्सेंसी में ये इनवैलिड नहीं बनता है। जैसे कि प्लेस नहीं लिखी है, डेट नहीं डाली है प्रॉमिसरी नोट के अंदर, तो भी ये वैलिड क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मेलिटीज है। जैसे कि हम कोई भी चीज अगर राइटिंग में स्टार्ट करते हैं, आपने अगर नोट्स भी है, मैंने अगर एक असाइनमेंट दी है, असाइनमेंट लिखते वक्त हम ऊपर के कॉलम में क्या करते हैं कि डेट डाल देते हैं, तो ये एक फॉर्मेलिटीज है। वो फॉर्मेलिटीज अगर हम फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे हम मैनर्स देखे जाते हैं इसके थ्रू कि कितने गुड मैनर्स आप फॉलो करते हो। फॉर्मेलिटीज क्यों करनी है, जैसे अगर मैं लेक्चर देती हूँ तो एट दैट टाइम सम पीपल, सम स्टुडंट्स कॅन डू अनदर थिंग्स। काही मुलं याच्यावर स्क्रीनवर ओरखडे मारतात, त्याच्यामुळे लेक्चरला फार असा डिस्टर्बन्स होणार नाही, माझं लेक्चर तुम्ही थांबवू शकणार नाही यार, पण त्यामुळे तुमची सायकोलॉजी, तुमचे गुड मॅनर्स त्यातून तुम्ही काय करताय, प्रेझेंट करताय। इथे काही फॉर्मॅलिटीज दिलेल्या आहेत, सगळ्यांनी शांत बसावं ही एक फॉर्मल रूल आहे, तो त्यातून तुमचे मॅनर्स दिसणार आहेत, त्यातून तुमचे संस्कार दिसणार आहेत। ते नसतील तरी काही फरक पडणार नाही, लेक्चर ऑन राहणार आहे, पण तरी सुद्धा आपण त्या फॉर्मॅलिटीज फॉलो करतो कारण की आपण आपल्याला प्रेझेंट करतो तिथे। इज दॅट क्लिअर? सो इथे सुद्धा डेट, प्लेस आणि कन्सिडरेशन ह्या तीन गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या। इंटेन्शन अँड डिलिव्हरी, आता इथे इंटेन्शन आणि डिलिव्हरी कशा पद्धतीने असेल, आणि इंस्ट्रुमेंट टू बी अ प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी such as to show the intention to make a promissory note and must be delivered to the payee। मतलब इसमें इंटेंशन आपका क्या है, डिलीवरी किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया कि बहुत बार इसमें थर्ड पार्टी का यूज किया जाता है, आपने किस तरह से डिलीवर किया उस प्रॉमिसरी नोट को, तो पेई के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है, किस तरह से नोट बनाएंगे, नोट बनाते वक्त मेंशन करना जरूरी है क्या यहाँ पे, तो यू हैव टू शो दैट इंटेंशन। How can you deliver that instrument or that promissory note? Okay na? So that is the intention and delivery। And next point is that requisites of a contract to be complied with। All requisites like capacity, consideration, free consent and lawful object must be present। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब भी हम देखेंगे कोई भी चीज है, लीगल चीज है, तो उसके अंदर कैपेसिटी को चेक करना है, कंसिडरेशंस का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट यानी विदाउट कोर्शन वो कॉन्ट्रैक्ट बनना जरूरी है, या लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना इसमें बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज कॉल्ड रिक्विजिट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दैट इज अ नेसेसरी थिंग्स इन कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आज के लिए रुकते हैं। आपको समझ में आया होगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस व्हाट एंड प्रॉमिसरी नोट्स मींस व्हाट। ओके ना? सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे फ्रैंकली पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे आज के लिए हम रुकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।